हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और इस करंट फॉर वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो GSTAT उसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जो देख रहे हैं फोटोग्राफ आप। किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है। NPCI ने किस देश में UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए MOU साइन किया है। NPCI जो पहली बार UPI की तरह दूसरे देश के लिए ये डेवलप कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ निधन है, कोविड-19 का जो वैक्सीन था उसको लेकर अपडेट है, और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जो देख रहे हैं। तो सब पर बात करेंगे एक एक करके। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं बिना देर के और पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी GSTAT उसके पहले अध्यक्ष का नाम बताएं। कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, रिटायर्ड जज हैं वो, और उनको नियुक्त किया गया है इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें इनको बनाया जा रहा है, और ये संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति की है और वो पहले अध्यक्ष हैं GSTAT के। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब उनका चयन किसने किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने उनको नियुक्त किया। ये जो ट्रिब्यूनल है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ तो मैंने इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ दे दिया। पूरा नाम GSTAT का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो GST एक्ट के तहत जो अलग अलग मामले आएंगे तो उसकी सुनवाई करेगा। ये इसका एक हेड बेंच होगा जो सेंट्रल स्तर पर होगा, यानी उसके जो चीफ होंगे वो ये होंगे। ओके, और राज्यों में भी बेंचेज होंगे इसके। और GST परिषद की मंजूरी के अनुसार सरकार ने दिल्ली में जो है मेन ब्रांच बनाया, और दूसरी जगहों पर राज्यों में 31 स्टेट बेंच को बनाया है, अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया। ठीक है, तो 1 जुलाई से ये जो ट्रिब्यूनल है वो काम किया करेगा। ओके, ट्रिब्यूनल का मामला क्या हुआ, जैसे कि ये पूरा मामला अगर किस GST पर कोई कार्रवाई हो रही है, GST के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो पूरे वसूलने के जो संस्था है उसके द्वारा अगर कोई कार्रवाई हो रही है, कोई चाहता है कि इस पूरे मुद्दे पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो, तो वहाँ पर वो जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात हो गई। भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, और ये लागू है लगातार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्कॉटलैंड के बारे में जानते हैं, मैप के जरिए जानेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो उससे पहले आपको बताऊं कि RPF SI और कांस्टेबल का जो बैच है वो शानदार ढंग से चल रहा है। एक्सपर्ट टीचर्स वो लगातार पढ़ा रहे हैं, और उसमें मेरी भी कुछ क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है वो बैच और तैयारी कर रहे हैं, या आपके जानने वाले भी, तो ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत ही मामूली सा प्राइस है आप सबके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? यहाँ बात क्या हो रही है? फर्स्ट मिनिस्टर की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आंसर का इसका जॉन स्वाइनी। क्या नाम है? जॉन स्वाइनी, और ये फोटोग्राफ रहा इनका। ठीक है, जॉन स्वाइनी। अब कुछ लोगों को तो पता होगा फर्स्ट मिनिस्टर क्या होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की बात क्यों कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है स्कॉटलैंड। ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए समझते हैं, डिटेल में आप जान पाएंगे। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब कहाँ चलते हैं? अब यूरोप की ओर चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम की ओर चलते हैं। ठीक है, इधर पूरा यूरोप है और ये है यूनाइटेड किंगडम। ओके, UK कहेंगे शॉर्ट में हम। ये मल्टी नेशन कंट्री है, मतलब बहुराष्ट्रीय देश है। इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, मतलब 4 मूलतः राष्ट्र हैं। और उसमें अगर ये जो 4 आप देख रहे हैं कौन कौन से, एक तो इंग्लैंड हो गया, दूसरा वेल्स हो गया, ये स्कॉटलैंड हो गया, या नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन में लिया था मैंने वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की बात कर रहे थे, और उसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन है जो नियुक्त हुए हैं? जॉन स्वाइनी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये तो बात समझ गए। तो ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहे जाते हैं।
और अगर इसमें 3 राष्ट्र देख लें हम, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को ले लें इतने, तो ये हो जाता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहिए इसको, ठीक है। और इसमें अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ लेते हैं तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड, उसके प्राइम मिनिस्टर एक ही होते हैं। कौन है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर? कौन है? ऋषि सुनक है, ठीक है। तो वो इंग्लैंड के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, और साथ में अगर हम इसको जोड़ लेते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हो गए ये, ओके। तो यहाँ पर बात हो रही है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त हुए। अब देखिए क्या है कि इंग्लैंड में तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन बाकी जगहों पर उसको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है, क्योंकि वो तो इसके अंडर में ही है, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर में है। और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होते हैं, मतलब हेड तो किंग होता है। अभी जो किंग हैं चार्ल्स तृतीय, उनके अंडर में ये सारे होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मेन इंग्लैंड वाला हो गया, जो कि ब्रिटेन का हो गया, और साथ में यूनाइटेड किंगडम का हो गया। और बाकी यानी वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, वहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड के तो फर्स्ट मिनिस्टर हो गए जॉन स्वाइनी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है राजधानी स्कॉटलैंड की, ओके। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, PDF में काफ़ी बढ़िया से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, अगर आप तमाम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो मतलब एग्जामिनेशन के, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है आपके लिए। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। इन सब के जरिए क्या मिलता है आपको? तो PDF मिलता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी कई तरीके के वन लाइनर MCQ नोट्स होता है, और साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे आप ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, पूरा मैप के जरिए समझाया, और PDF पढ़ रहे हैं आपको समझना है विजुअली, तो आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे, उस लिंक पर वहाँ पर मौजूद जो है, और फिर ये वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से जहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। साथ में हम लोग टेस्ट देते हैं पूरे साल के लिए करंट अफेयर्स का, साथ में वीडियो मिलता है, विज्ञापन मुक्त होता है वो वीडियो, और टेस्ट सीरीज होता है संबंधित एग्जामिनेशन के। जैसे बेसिक में जो है वो SSC, पुलिस, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है, और ISPCS में उसके लेवल का पूरा फुल टेस्ट सीरीज भी होता है, ठीक है। तो PDF, वीडियो और टेस्ट, ये सब अगले 1 साल तक का मिलेगा आपको। साथ में पिछले 2 सालों के भी आपको मिल जाएंगे, ताकि तैयारी आपकी बेहतरीन ढंग से हो सके, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन आते हैं, 2 साल तक के क्वेश्चन आते हैं, तमाम एग्जामिनेशन में देखे गए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लें और ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड करें और मेंबरशिप ले सकते हैं करंट अफेयर्स का शानदार तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट नाइल बुखार के संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया? आंसर होगा केरल सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर केरल के स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है, 8 मई को ये कहा है कि वहाँ के 3 जिले में, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड, वहाँ पर तो ये बीमारी फैल चुकी है, और इससे एक व्यक्ति की डेथ जो है वो कंफर्म हुई है, ठीक है। तो राज्य सरकार ने इसके लिए मच्छर नियंत्रण उपायों को लागू करने को कहा है, और मानसून है जो आने वाला है, और उससे पहले सफाई वगैरह जो है ना, उसकी निगरानी ये सब की जाए। वेस्ट नाइल बुखार क्या होता है? देखिए, डॉक्टर्स के अनुसार वेस्ट नाइल बुखार जो है एक मच्छर जनित यानी मॉस्किटो बॉर्न ये डिजीज है, जो उसी से मतलब उसकी वजह से वेस्ट नाइल बुखार होता है। एक वायरस होता है वेस्ट नाइल करके, और वो संक्रमित मच्छर के मनुष्य को काटता है, यानी खून चूसता है, तो उस दौरान इन्फेक्शन हो जाता है। और मच्छरों को ये जो है ना वो पक्षियों से मिलता है। जिससे पक्षी कोई किसी की डेथ हो गई तो उसमें अगर ये वायरस है, तो मच्छर ने अगर उस वहाँ पर पहुँचा वो मच्छर, तो फिर उसे वो वाहक बन जाता है मच्छर, और उसके बाद ये इन्फेक्शन होता है। अब इसके जो लक्षण है वो बुखार, उल्टी, दस्त, अत्यधिक पसीना, मितली आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, याददाश्त कमज़ोर होना, शरीर पर लाल दाने आना, ये सब है। हालांकि ये लक्षण कुछ और बीमारियों के भी होते हैं, सामान्य अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी होता है, लेकिन ये बताया गया कि ये भी इन्फेक्शन के जो है वो लक्षण हैं, ओके। करीब 80% संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, और बाद में ये पता चलता है। तो मैप में आप देख रहे हैं केरल यहाँ पर रहा ये,
ओके, तो केरल की बात कर लें। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? किसे घोषित किया गया? आंसर होगा भावी मेहता। क्या नाम है? भावी मेहता। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप और फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा। तो भावी मेहता, इनको ये अवार्ड दिया गया है उनको। ओके, तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स उसने ये अवार्ड दिया है, और ये जो अवार्ड है वो एवरी ईयर दिया जाता है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें ये अवार्ड दिया गया है। और किस बुक के कवर के लिए इनको अवार्ड दिया गया? तो ये उस बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल, जिसको प्रदीप सेबेस्टियन ने लिखा है, और उसी का जो कवर बनाया इन्होंने, उसके लिए अवार्ड उनको मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सलमा बिन रज़ाक, उनका निधन हो गया 7 मई 2024 को। तो वो किस भाषा के मशहूर साहित्यकार थे? आंसर को उर्दू। 83 ईयर के थे। निधन नवी मुंबई में हुआ है। मुंबई का एक शहर है, सब सिटी है मुंबई का, नवी मुंबई। और उन्होंने 50 से ज़्यादा कहानियाँ जो है ना वो ऑल इंडिया रेडियो पर, मतलब उनकी ये सब कहानियाँ प्रसारित हो चुकी हैं। 2004 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2004 में। और कई सारी मशहूर कहानियाँ उनकी चर्चित है, मशहूर है। बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिल चुके थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 46th आर्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग भारत के किस शहर में होगी? आंसर होगा कोच्चि में, केरल में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जारी की है, PIB के जरिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए। और इस दौरान मीटिंग फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, उसकी भी मीटिंग होगी, उसकी भी बैठक होगी। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ना वो किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो इसके सहयोग से किया जा रहा है। क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, यानी NCPOR, उसके सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। तो भारत में जितने भी आर्कटिक मिशन है वो इसी के द्वारा ये किया जाता है, उसी के द्वारा ये पूरा संचालित किया जाता है। तो इस साल इस मीटिंग में 60 से अधिक देशों के 350 से ज़्यादा प्रतिनिधि वो हिस्सा लेंगे। और आर्कटिक जो ट्रीटी है ना उसको लेकर एक महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने जा रही है। इसमें आर्कटिक की जो नाजुक इकोसिस्टम है उसकी सुरक्षा, उस क्षेत्र में जो साइंटिफिक रिसर्च है उन सबको बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आर्कटिक जो ट्रीटी है वो कब हुई थी? 1959 में वाशिंगटन DC में हुई थी। शुरुआत में 12 देशों ने उस पर साइन किए थे और 1961 में ये लागू हुआ था। वर्तमान में 56 देशों ने आर्कटिक ट्रीटी पर साइन किया हुआ है। भारत ने कब किया था? तो 1983 में किया था। कब? 1983 में भारत ने इस ट्रीटी पर साइन किया था। एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है। और फिर 2022 में संसद के द्वारा आर्कटिक अधिनियम लागू किया गया था भारत में। ठीक है, तो एक बार आर्कटिक क्षेत्र में भी मैप के जरिए ले चलते हैं आपको। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं आर्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पर। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा, वह है आर्कटिक महाद्वीप। तो भारत सरकार ने आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च का काम शुरू किया था। कब? 1983 में पहला आर्कटिक रिसर्च सेंटर वहाँ पर स्थापित किया गया था, उसी के साथ शुरू हुआ था आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री स्टेशन। क्या था? दक्षिण गंगोत्री स्टेशन। हालांकि ये बर्फ़ में दब गया था, बाद में 2 और रिसर्च स्टेशन बनाए गए, और अभी 2 ही रिसर्च स्टेशन हैं एक्टिव रूप से। एक है मैत्री और एक है भारती। ठीक है, मैत्री रिसर्च स्टेशन को 1989-90 में स्थापित किया गया था, 1989-90 में, और भारतीय रिसर्च स्टेशन को 2013 में स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले क्या था? दक्षिण गंगोत्री, वो बर्फ़ में डूब गया, ख़त्म हो गया, वहाँ पर बंद कर दिया गया काम। उसके बाद स्थापित हुआ मैत्री, उसके बाद फिर भारती को स्थापित किया गया। तो अभी 2 एक्टिव हैं, मैत्री हैं और भारती हैं। और दोनों स्टेशनों पर वहाँ जो ध्रुवीय जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसको समझने के लिए वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक बार हम ले चलते हैं आपको भारतीय रिसर्च स्टेशन पर भी। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है भारतीय रिसर्च स्टेशन। इसे फोटोग्राफ दिखाएं तो इस तरह का दिखता है, ये भारतीय रिसर्च स्टेशन। ओके, यहाँ पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पर खोला जाए, ठीक है, जो कि गोवा से संचालित होगा इसी जगह पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने समझा। किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट से वापस लेने का फैसला किया, जिसने कबूला था कि इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? आंसर क्या होगा? एस्ट्राजेनेका। क्या है? एस्ट्राजेनेका। तो उसी के फार्मूले पर भारत में भी जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है वो बनाई गई थी। कोविशील्ड तो बनाई थी भारत में किसने? जो उत्पादन किया था उसे एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था कोविशील्ड नाम से, लेकिन फार्मूला इसी का है, एस्ट्राजेनेका ने, ठीक है। तो इसने कहा है कि हम सारे जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है जो भी वैक्सीन उसका एस्ट्राजेनेका का वो वापस ले रहा है। ओके, हालांकि उसने ये कहा है कि चूँकि अभी डिमांड नहीं है और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है, और कंपनी का ये दावा है कि वैक्सीन को वापस लेने का फैसला साइड इफ़ेक्ट की वजह से नहीं लिया गया है, बल्कि व्यावसायिक कारणों से बाज़ार से इसको हटाया जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड ख़त्म हो गई, ठीक है। तो एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, और इसी फार्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। और इसको ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में वैक्सजेविरिया इस नाम से बेचा जा रहा था, ठीक है। तो इस वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने ये माना था कि दुर्लभ मामलों में क्या हो जाता है, एक खास तरह का सिंड्रोम हो जाता है, उसका नाम है TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि खून के थक्के जम जाते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। और शुरुआत में ही ब्रिटेन में तो इस वैक्सीन को लगाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन भारत में उसी फार्मूले पर बने वैक्सीन को लगाया जा रहा था, ठीक है। तो ये दिक्कतें इस वैक्सीन से हो रही थी। हालांकि कंपनी ने कहा है कि हम इसकी वजह से वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि व्यावसायिक कारणों की वजह से हम वापस ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के बाहर पहली बार UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ MOU साइन किया? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नामीबिया। क्या है? नामीबिया। ओके, तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है नामीबिया में। वहाँ पर भारत के UPI की तरह ही सिस्टम बनाया जा रहा है नामीबिया के लिए। नामीबिया ये चाहता है कि उसके यहाँ जो ये UPI की तरह ही सारे सिस्टम काम करें, क्योंकि UPI जो भारत में है उससे काफ़ी देश प्रभावित हैं, बहुत सारे देश प्रभावित हैं। और फिर नामीबिया ने ये कहा है, और नामीबिया ऐसा पहला देश है जिसके लिए NPCI वो पूरा सिस्टम वहाँ बनाएगा। अभी तक क्या है, UPI को कई देशों ने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ भी आप UPI सिस्टम जो है चलाओ, लेकिन पहली बार है किसी देश ने कहा, नामीबिया ने, कि आप मेरे लिए ये सिस्टम बनाओ, हम यहाँ पर अपना सिस्टम चाहते हैं और UPI की तरह का सिस्टम चाहते हैं। तो 2 मई को इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में UPI के स्टेक को डिप्लॉय करने के लिए पहली बार किसी केंद्रीय बैंक के साथ NPCI का ये कोलैबोरेशन है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये कोलैबोरेशन किसने किया है? तो NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी का एक इंटरनेशनल ब्रांच है। कौन है? उसका है नाम NPCL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो उसी के द्वारा ये डेवलप किया जाएगा वहाँ पर। ओके, देखो मैप के जरिए देख लेते हैं नामीबिया के बारे में। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर, क्योंकि अफ्रीका में ही है नामीबिया, ठीक है। तो ये विशालकाय अफ्रीका, और यहाँ पर ये देख रहे हैं रेड कलर में, ये है नामीबिया। ओके,
इसकी राजधानी क्या है? विंडहोक है। क्या है? विंडहोक। यहीं से चीते लाए गए हैं भारत में, ठीक है। नामीबिया से भी लाए गए हैं। राजधानी है विंडहोक। राष्ट्रपति यहाँ के नांगोलो मुमाम्बा, नांगोलो मुमाम्बा नाम है। आबादी करीब 30 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ की नामीबियाई डॉलर। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर होता है अंगोला, ठीक है। ये है जाम्बिया, इससे भी सीमा लगती है। इधर है बोत्सवाना, क्या? बोत्सवाना। और ये है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। महासागर की बात करेंगे तो ये महासागर इधर है साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये मैप के जरिए भी आप समझ गए नामीबिया को। एग्जामिनेशन में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैप के ज़रिए तमाम देशों को आपको समझा सकूँ और ये ज्योग्राफी जो है ना इसका नामीबिया का वो आपको समझ में आ जाए, या और देशों का भी, ठीक है। और ये एक आंकड़ा मैंने यहाँ दिखाया है कि किस तरीके से 2016 के बाद से यूपीआई का जो पेमेंट है ना भारत में किस तरह से उछाल हुआ है। ओके, बहुत तेज़ी से बढ़ा है यूपीआई का पेमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे। आंसर का मई का पहला रविवार, और 2024 में मई का पहला रविवार कब था? संडे, तो 5 मई को, ठीक है। तो 5 मई को ये मनाएगा विश्व हास्य दिवस। इसकी स्थापना इस दिवस की कब की गई थी? 1998 में की गई थी, और पहली बार आयोजन मुंबई में किया गया था विश्वव्यापी हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया के द्वारा। बाद में ये दुनिया भर में ये मनाया जाने लगा मई के पहले रविवार को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 10 मई को मनाया जाता है, ठीक। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए के द्वारा घोषित है, 2021 में घोषित किया गया था। और ये दिवस ऑर्गन जो ट्री है, ऑर्गन पेड़ है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण का जो पर्यावरणीय महत्व जो है उसका, एनवायरमेंटल जो उसके महत्व है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। ऑर्गन जो वृक्ष है ना वो मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक प्रजाति है, और माना जाता है कि ये काफ़ी बेहतर है पर्यावरण को लेकर, ठीक है। इसके बीज से दुर्लभ तेल में से एक ऑर्गन तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। ये है पेड़। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आंसर का 11 मई को। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की जो वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि है, मतलब इस दिवस को लेकर, वो उसको याद करना है। इस दिन का नाम जो है ना वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। ओके, तो ये पोखरण 2 था, जिसका नाम था, क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया था। और पोखरण में पहला जो परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल है संडे, संडे को वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। सुबह मॉर्निंग को ही हम लोग लेकर आएंगे। ओके, बाय।